ठंड पड़ने लग पड़ती है और हम लोग इसका प्रॉपर से बंदोबस्त नहीं कर पाते तो शरीर के भीतर से जितनी एनर्जी पैदा होती है उससे ज़्यादा एनर्जी शरीर के भीतर से निकल जाती है। तो ऐसी दवाएं देनी होती है ताकि उनके शरीर के भीतर ज़्यादा एनर्जी पैदा हो, हाई एनर्जी, जितनी ज़्यादा उसके शरीर के भीतर एनर्जी पैदा होगी वो उस ठंड को कंपनसेट कर पाएंगे। साथियों नमस्कार, आज हमारा विशेष टॉपिक रहेगा जो अभी ठंड आने वाली है, इस ठंड में पशुओं को कैसे बचाएं और उसकी कैसे देखरेख करें। प्यारे किसान भाइयों, आज बात कर रहा हूँ डॉक्टर राजेंद्र गुप्ता, इनोवेशन AI ट्रेनिंग सेंटर बठिंडा से। तो आज जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पहाड़ों के ऊपर ये बर्फ़ पड़नी शुरू हो गई है और इसका जो इफ़ेक्ट है हमारे जो प्लेन एरियाज़ हैं, जैसा कि हमारी पंजाब स्टेट हो गई, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, इन इलाकों में इसका ठंड का असर भी पड़ता है। लेकिन एक बात तो तय है कि हम लोग इस एनवायरमेंटल टेम्परेचर को, जो इस हवाओं के, ठंडी हवाओं के कारण कम होता है, इसको तो हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते, लेकिन इसका जो एडवर्स इफेक्ट, इसका जो दुष्प्रभाव हमारे पशुओं पर पड़ता है, हम डेफिनेटली उसको कम कर पाते हैं और जो इस दुष्प्रभाव के असर आते हैं हम उसको भी कम कर पाते हैं। तो आज हम इसी के ऊपर हमने एक वीडियो बनाई है कि सर्दियों के दिनों में जब पशु एनवायरमेंटल टेम्परेचर कम होने के कारण, एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, तो उसके पशुओं के ऊपर कौन कौन से दुष्प्रभाव पड़ते हैं और हम लोगों को इसका कौन कौन सा बंदोबस्त करना चाहिए, कैसे कैसे प्रिकॉशनरी मेजर्स हमारे किसान भाइयों को इसके लिए लेने चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये लो टेम्परेचर जो पशुओं में आता है ठंड के कारण, ये एक्चुअली होता क्या है। नॉर्मली जो पशुओं का तापमान है ये 100.4 डिग्री, इसको फ़ारेनहीट में हम लोग गिनते हैं, 100.4 डिग्री फ़ारेनहीट होता है। लेकिन सर्दियों के दिनों में जब एनवायरमेंटल टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है तो पशुओं के शरीर से जो गर्मी है वो निकल के एनवायरमेंटल को गर्म करने के लिए यूज़ होती है, जिसमें पशुओं के शरीर की गर्मी कम हो जाती है। जब पशुओं के शरीर की गर्मी कम हो जाती है तो उनके शरीर का तापमान गिरने लगता है। लेकिन एक नेचुरल व्यवस्था है, इस तापमान को इंक्रीज़ करने के लिए जो पशुओं को हम लोग खाना खिलाते हैं, जब वो खाना हमारी पशुओं की पाचन प्रणाली में जाकर डाइजेस्ट होता है तो उसके भीतर से काफ़ी एनर्जी पैदा होती है। लेकिन उस एनर्जी से जितनी एनर्जी उसके शरीर के भीतर से निकलती है, काफ़ी एनर्जी कंपनसेट हो जाती है, पशु उनको कंपनसेट कर पाता है। लेकिन पशुओं के शरीर के भीतर सृष्टि ने एक ऐसी मैकेनिज़्म बनाई है जिसको हम थर्मो रेगुलेटरी मैकेनिज़्म कहते हैं। यह थर्मो रेगुलेटरी मैकेनिज़्म हीट का जो प्रोडक्शन होती है और जो पशुओं के शरीर से हीट निकलती है, दोनों को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लग पड़ती है और हम लोग इसका प्रॉपर से बंदोबस्त नहीं कर पाते तो शरीर के भीतर से जितनी एनर्जी पैदा होती है उससे ज़्यादा एनर्जी शरीर के भीतर से निकल जाती है। जब ज़्यादा एनर्जी निकल जाती है तो पशु का शरीर का तापमान नॉर्मल तापमान से कम होने लगता है, और जब पशु का शरीर का तापमान नॉर्मल तापमान से कम होने लगता है उसको हम लोग हाइपोथर्मिया कहते हैं। लेकिन पशु का टेम्परेचर नॉर्मली 100 से 101 तक होता है। अगर पशु का शरीर का तापमान थोड़ा सा कम हो, 100 डिग्री से लेके 90 डिग्री फ़ारेनहीट तक कम होता रहे, तो उसमें हमें कोई ज़्यादा लक्षण नहीं आते। लेकिन जब पशु के शरीर का तापमान 90 डिग्री फ़ारेनहीट से भी कम हो जाता है तो उसको हम क्रिटिकल स्टेज ऑफ हाइपरथर्मिया कहते हैं, हाइपोथर्मिया कहते हैं, जिसमें उसका टेम्परेचर 82 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक होता है। उसमें हम लोगों को स्पेशल चौकन्ना रहना पड़ता है। लेकिन जब टेम्परेचर 82 डिग्री फ़ारेनहीट से भी पशु के शरीर का कम हो जाता है तब उस पशु को बचाने की प्रक्रिया के लिए हम लोगों को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ी ज़रूरी बात यह है कि इस टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए हम लोगों को क्या कुछ करना पड़ता है, कैसे कैसे उपाय हम लोगों को करने पड़ते हैं। दो बातें इसमें होती है। नंबर 1, पशु के शरीर के भीतर एनर्जी का ज़्यादा पैदा करवाना, और नंबर 2, पशु के शरीर के भीतर से एनर्जी का कम से कम निकास करना। जितनी शरीर के भीतर एनर्जी ज़्यादा पैदा होगी उतना उसका टेम्परेचर शरीर का बना रहेगा, और दूसरी बात, जितनी एनर्जी उसके शरीर से एनवायरमेंटल टेम्परेचर को काउंटरएक्ट करने के लिए कम निकलेगी उतना उसके शरीर का तापमान बना रहेगा। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि हमने उस पशु के शरीर के तापमान को, जो एनवायरमेंटल टेम्परेचर को कंट्रोल कैसे करना है। अगर आप लोगों के पास जितने भी पशु हैं, जो पशुओं का शेड है, जो पशुओं का ढारा जिसको आप लोग बोलते हो, हमको सबसे पहले उसके भीतर का टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है। और उसके भीतर के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को उस
अपने शेड की जो साइडें हैं उसके ऊपर हम लोगों को पॉलीथीन की जो शीट्स हैं वो ऊपर से लेके नीचे तक लमका देनी चाहिए। लेकिन जैसे ही दिन निकलता है और धूप निकलती है हमें उसको उठा देना पड़ता है ताकि उस वक्त एनवायरमेंटल टेम्परेचर ज़्यादा होता है। लेकिन जब आगे आने वाले दिनों में बहुत धुंध पड़ेगी, बहुत ज़्यादा ठंड होगी, एनवायरमेंटल टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा, जब फॉग पड़नी शुरू हो जाएगी, तब आप लोगों को ऐसी पॉलीथीन शीट को साइडों में से उठाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि तब धूप आनी तकरीबन बंद हो जाती है और अंदर का टेम्परेचर हम लोगों को ऐसे मेंटेन करना पड़ता है। जो फार्मर्स गरीब हैं, जो पॉलीथीन की शीट्स पे खर्च नहीं करना पड़ते, वो ऐसे आपकी जो बोरियां होती हैं, बोरियों को आधा उधेड़ के उसको जोड़ जोड़ के ऐसी शीट्स बना लेते हैं ताकि उनके जो शेड्स हैं वो दोनों तरफ से बिल्कुल कवर्ड रहें और उसमें हीट का आदान प्रदान कम से कम हो। लेकिन ये तो बात होगी बाहर से ठंड का ना आना और अंदर से गर्मी का बाहर ना जाना। लेकिन दूसरी बात, जो पशु हमारे शेड के भीतर होते हैं, इसमें हम लोग कौन कौन सी व्यवस्थाएं कर पाते हैं। सबसे पहली व्यवस्था क्या होती है, जहाँ पे हम लोग पशुओं को बांधते हैं उस शेड का जो फर्श है, नॉर्मली हम पक्के फर्श रखते हैं जिसमें फर्श बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं। अगर फर्श ठंडे होते हैं तो उसका जो ठंड का जो टेम्परेचर है वो पशु के शरीर से गर्मी ज़्यादा निकालता है। हम लोगों को उसके निचले वाले फर्श को ठंड की बजाय, ठंडे फर्श की बजाय बिल्कुल उसको सर्दियों के दिनों में धोना नहीं चाहिए। अगर आपको धोने की ज़रूरत पड़ती भी है 3-4 दिनों के बाद, तो उसको केवल उस दिन धोएं जब उसमें एनवायरमेंटल में धूप ज़्यादा हो। लेकिन अगर आप लोगों को धोने की ज़रूरत नहीं पड़ती तो उसके नीचे जब ज़्यादा ठंड पड़ती है तो सूखा बेडिंग मटेरियल, चाहे वो घास के, सूखी घास के रूप में हो या सूखा जो आपका जोने का छिलका आता है उसके रूप में हो, वो सूखी चीज़ उसके ऊपर बिछा के रखनी चाहिए, क्योंकि वो गर्म होने के कारण पशु के शरीर से हीट कम लेती है और उसके शरीर का टेम्परेचर गिरता नहीं है। इसलिए बेडिंग मटेरियल आप लोग, जब ज़्यादा ठंड पड़ती है, पशुओं के नीचे सूखा और साफ बेडिंग मटेरियल आप लोगों को बिछा के रखना है। लेकिन किसी भी तरीके से वो बेडिंग मटेरियल उसके पेशाब से या किसी और तरीके से गीला नहीं होना चाहिए। अगर वो गीला हो जाता है तो आप लोगों को उसको रिप्लेस करके फिर सूखा बेडिंग मटेरियल डलवा देना चाहिए। और तीसरी बात, ये तो होगी फर्श की बात, लेकिन फर्श के बाद जो उसके पशु का शरीर होता है, कई बार जब ज़्यादा ठंड पड़ती है तो हम लोगों को पशु के शरीर के ऊपर कोई ना कोई ऐसी बोरियां जो उसके तन को तकरीबन 50% ढकें और निचले वाला पोर्शन नंगा रहे, ताकि जब वो पशु बैठें वो बोरियां उसके नीचे ना फंसें। ऊपर वाले पोर्शन में बोरियों को लगा के नीचे से बांध देना चाहिए। इसके ऊपर उसके शरीर के भीतर से गर्मी कब निकलेगी और उसके शरीर का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। अगर उसके शरीर का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा तो उसका टेम्परेचर कम नहीं होगा और पशु ठंड से बचे रहेंगे। लेकिन चौथी बात जो आप लोगों के लिए ज़रूरी है, अगर पशु का टेम्परेचर, हम लोग एनवायरमेंटल टेम्परेचर को काउंटरएक्ट कर लेते हैं इन तरीक़ों से, लेकिन अगली बात जो हमने करनी है, पशु के शरीर के भीतर हमने गर्मी का तापमान या तापमान एनर्जी हम लोगों को इंक्रीज़ करनी होती है, ताकि पशु के शरीर के भीतर जो खाना हम लोग दे रहे हैं उससे उसकी तापमान एनर्जी ज़्यादा पैदा हो। जितना हम लोग सर्दियों में पशुओं को रखते हैं, जब ज़्यादा ठंड पड़ती है तो पशु के भीतर तापमान एनर्जी ज़्यादा चाहिए और इसके लिए हम लोगों को ज़्यादा क्वांटिटी फीड की देनी चाहिए, जिसमें ज़्यादा ग्रेन राशन हो, दाने वाला राशन ज़्यादा हो, या ऐसा राशन हो जो उसको ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर सके। कई बार जब हमारे पशु बहुत ज़्यादा दूध देते हैं, हम ऑलरेडी उसको बहुत ज़्यादा दाना दे देते हैं, उसके बाद हम लोगों के पास ये व्यवस्था नहीं होती कि हम उसके राशन की क्वांटिटी को इंक्रीज़ कर पाएँ। तो ऐसे केस में हम लोगों को क्वांटिटी इंक्रीज़ करने की बजाय हम लोगों को उसकी फीड की क्वालिटी को इंक्रीज़ कर देना चाहिए। उसके भीतर ज़्यादा हाई प्रोटीन डाइट वाली फीड उसको उसी मात्रा में खिलानी चाहिए ताकि उसके भीतर ज़्यादा एनर्जी पैदा हो। जितनी ज़्यादा एनर्जी पैदा होगी वो एनवायरमेंटल टेम्परेचर को काउंटर एक्ट कर पाएगी। और अगर इस प्रकार से हम लोगों ने पशुओं के भीतर से ज़्यादा एनर्जी पैदा करने के लिए उसको खुराक डाल दी और पशुओं को बाहर से शेड के भीतर उसका टेम्परेचर मेंटेन कर लिया और उस शेड के ग्राउंड्स के ऊपर हम लोगों ने सूखा रख के उसकी हीट को रेडिएशन करने से बचा लिया, तो पशुओं का नॉर्मल टेम्परेचर मेंटेन रहता है और उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम आते हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने ऐसा नहीं किया तो फिर क्या होता है, सबसे पहले जो इसकी निशानियाँ आएंगी, सबसे पहले पशु में जब नॉर्मल टेम्परेचर से उसका टेम्परेचर 90 डिग्री या 89 डिग्री से कम आता है तो पशुओं में शिवरिंग शुरू हो जाती है, पशु कांपने लगते हैं, पशुओं के शरीर के मसल कांपने लगते हैं।
लेकिन ये जो व्यवस्था कांपने वाली है, ये सृष्टि की तरफ से परमात्मा ने पशुओं को दी हुई है। उस पशुओं के मसल्स को कांपने के वक्त उसमें ज़्यादा एनर्जी पैदा होती है, और वो ज़्यादा जब एनर्जी पैदा होती है तो वो ठंड को कंपनसेट कर पाते हैं। लेकिन आप लोगों को तब पता चल जाता है, जब कांपना शुरू हो जाता है तो इसका मतलब पशु का जो हाइपोथर्मिया का केस है, जो हाइपोथर्मिया का माइल्ड फॉर्म है, वो शुरू हो जाती है। तभी आप लोगों को इसके बारे में ट्रीटमेंट कर लेना चाहिए। लेकिन अगर आप लोगों ने ऐसे पशु का ट्रीटमेंट करना उस सही मौके पे नहीं अपनाया तो फिर क्या होता है, पशु के जो शरीर के मसल्स की जो ताकत है वो कम हो जाती है। जैसे जैसे हाइपोथर्मिया इंक्रीज़ होता है, पशु का टेम्परेचर और कम होता है, पशु की टांगें काम करना बंद कर देती हैं, पशु का चलना फिरना कम हो जाता है, और पशु चुपचाप बैठ जाता है, और चुपचाप बैठने के पश्चात उसकी गर्दन मुड़ के एक साइड पे आ जाती है। लेकिन उसके बाद एक चीज़ आप और देखोगे, पशु के शरीर में सबसे ज़्यादा एनर्जी के लिए जब ये टेम्परेचर कम होता है तो उस वक्त पशु की जो सांस है वो बहुत कम चलने लगती है, और उसी के साथ साथ पशु की जो दिल की धड़कन है वो भी बहुत कम हो जाती है। तो पशु के शरीर में एक नेचुरल प्रक्रिया है, खून की सप्लाई उसकी टांगों के भीतर से उसके शरीर के अंदर ज़्यादा जानी शुरू हो जाती है। क्योंकि सबसे पहला काम शरीर में क्या होता है, एनर्जी उसके वाइटल ऑर्गन्स को मिलनी चाहिए, और इस बीमारी में फेफड़े भी काम कम करते हैं और दिल की धड़कन भी बहुत कम होती है। इसलिए खून का फ्लो पशुओं की टांगों के भीतर से शरीर के भीतर जाना शुरू हो जाता है, जिसमें आप देखोगे कि इस ठंड के केसेस में पशुओं की जो खुर होते हैं वो बिल्कुल पीले पड़ जाते हैं और बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं। इसी तरह पशुओं के जो कान हैं वो भी बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं। जब आपको यह व्यवस्था नज़र आती है तब आपको इमीडिएटली ऐसे पशुओं की ट्रीटमेंट की ज़रूरत भी पड़ती है। लेकिन इसमें ट्रीटमेंट आप लोगों को क्या करनी है, आप लोगों को पशुओं को कुछ ऐसी दवाएं देनी होती है ताकि उनके शरीर के भीतर ज़्यादा एनर्जी पैदा हो। हाई एनर्जी, जितनी ज़्यादा उसके शरीर के भीतर एनर्जी पैदा होगी वो उस ठंड को कंपनसेट कर पाएंगे। लेकिन इसका दूसरा पहलू क्या है, जब उसका रेस्पिरेशन कम हो जाती है, उसकी हार्ट रेट कम हो जाती है, तो ऐसी चीज़ों को कंपनसेट करने के लिए आप लोगों को उसी हिसाब से सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। लेकिन जब टेम्परेचर पशु का 90 डिग्री से कम आ जाता है, जो सबसे बेहतर ट्रीटमेंट है इस हाइपोथर्मिया का, वो गर्म करके आप लोगों को फ्लूइड थेरेपी देनी पड़ती है। उसके बगैर केसों का रिस्पांस बहुत कम आता है। तो सभी किसान भाइयों से मैं अपेक्षा करता हूं कि आने वाले ठंड के दिनों में आप लोग अपने पशुओं को ठंड से बचाने के लिए ये सभी उपाय अडॉप्ट करें जो आप लोगों को बताए गए हैं। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को किसी ऐसे पशु में या कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है तो उसमें वारम जो सोल्यूशंस है इंट्रावीनस को यूज़ करना चाहिए, उसके सबसे बढ़िया रिजल्ट मिलते हैं। थैंक यू सो मच।